वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश कुमार। बाबू, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज हम लोग RH व्हिटेकर द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है बाबू, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बाबू कि वर्गीकरण में जो पहला किंगडम है, वर्गीकरण में जो पहला किंगडम जैसे क्या है बाबू, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। जो मोनेरा जगत है बाबू, इसमें क्या किया जाता है, तो मोनेरा जगत क्या है और इसके बारे में क्या बताया जाता है बाबू। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वर्गीकरण का सबसे पहला जगत है, ठीक है, जिसके बारे में क्या बताया जाता है बाबू। तो इस जगत में सिंपल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है बाबू, तो शामिल किया गया है, ठीक है। यानी इस जगत के अंतर्गत कैसे जीवों को रखा गया है, तो साधारण प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म यानी जीव को शामिल किया गया है। यानी इस वर्गीकरण में इस जगत में क्या किया गया है बाबू, तो साधारण प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना होगा बाबू कि जो साधारण एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यानी किंगडम मोनेरा में साधारण एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है बाबू। इसमें क्या बताया जाता है और बातें, तो ध्यान से देखिए। तो इसके बाद बताया जाता है बाबू कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया मिलेगा हम लोग को, बैक्टीरिया मिलेगा। फिर क्या मिलेगा बाबू, तो साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, और क्या मिलेगा बाबू, तो और हम लोग को मिलेगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पे हो गए, एग्जाम्पल हो गया इसका, किसका बाबू, तो किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा में सबसे पहला लाइन हम बताए आप लोगों को कि इस जगत में साधारण प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है। इसके बाद बाबू बताया जाता है कि इस जगत के जो जंतु होते हैं या इस जगत के जो जीव होते हैं बाबू, यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बाबू, तो सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं, तो सर्वव्यापी यानी सभी जगहों पर पाए जाते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है बाबू, तो इनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होता है एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इनमें क्या होता है बाबू, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है बाबू, तो अनुपस्थित होता है। क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है, यानी इनमें कोई भी झिल्ली युक्त रचनाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर बताया जाता है कि इनके केंद्रक के चारों ओर, इनके केंद्रक के चारों ओर यानी
केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट, यानी इनमें केंद्रक झिल्ली का भी क्या होता है बाबू, तो अभाव होता है, अर्थात इनमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया जाता है बाबू, तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, तो विषमपोषी होते हैं। यानी एक और बात बता दिया जाता है कि दे आर क्या बाबू, तो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक यानी ये विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो विषमपोषी, विषमपोषी होते हैं, अर्थात इनमें पोषण की बहुत सारी विधियां पाई जाती है। इनमें क्या होता है, तो केंद्रक में डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो प्लाज्मिड डीएनए एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, यानी एक एक्स्ट्रा कहा जाता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। यानी किंगडम मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं बाबू, उनमें एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। और यही प्लाज्मिड डीएनए है जिसका इस्तेमाल डीएनए टेक्नोलॉजी या कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है। इनमें जनन की क्रिया जो होती है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का मेथड होता है। यानी इसमें बता दिया जाता है कि दे आर तो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मेथड्स। दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, यानी ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा क्या करते हैं बाबू, तो जनन की क्रिया करते हैं। यानी सामान्य अवस्था में इनमें क्या होता है, तो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, और असामान्य अवस्था में क्या होता है बाबू, तो इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, यानी इनमें लैंगिक जनन की क्रिया भी होती है और अलैंगिक जनन की क्रिया भी होती है। ठीक है बाबू, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर कि किंगडम मोनेरा के स्पेशल क्वालिटी क्या होती है। यहाँ पे बता दिया गया कि इसमें कैसे जंतुओं को रखा गया है बाबू, तो साधारण एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। इसमें साधारण एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। ठीक है, अब कह रहा है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट, यानी इनमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, या विषमपोषी होते हैं। फिर बताया जा रहा है कि इनमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है बाबू, तो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, यानी एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, एक गोलाकार सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। फिर कह रहा है कि दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा क्या करते हैं, तो जनन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे बाबू बताया जाता है कि चाहे किसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, एनी कंडीशन, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में, इस संघ के जो सदस्य होते हैं, यानी मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं, वे जीवित रहते हैं। ठीक है बाबू, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे केवल किसको, तो बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बाबू, तो बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग एक किंगडम मोनेरा के सदस्य को उठाएंगे, और उस सदस्य का नाम क्या है बाबू, तो बैक्टीरिया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में हम लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे, तो बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, हम लोग का किंगडम मोनेरा का एक हेडिंग हो गया बाबू, क्या जी, तो बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि जीवाणु, जिसको यू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यू बैक्टीरिया के नाम से भी क्या किया जाता है बाबू, जाना जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है बाबू, बताया जाता है यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवाणु विज्ञान, ठीक है बाबू, जीवाणु विज्ञान। अब जीवाणु विज्ञान क्या होता है, तो बाबू बताया जाता है कि ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच, क्या बाबू, तो इन विच स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या बाबू, तो बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं बाबू, तो बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस ब्रांच को बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो जीवाणु विज्ञान है बाबू, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो इनके बारे में बताया जाता है कि इस जीवाणु विज्ञान के बारे में सबसे पहले, यानी जीवाणुओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले बताया था बाबू, जिसके वजह से लुईस पास्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। यानी लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है बाबू, तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ क्या बाबू, तो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। सबसे पहले यहाँ पे जीवाणु का कुछ परिचय देख ले हम लोग कि जीवाणु होते क्या है बाबू। तो जीवाणु के बारे में बताया जा रहा है कि जीवाणु यानी, अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेंगे, इसको मिटा दे जब तक कि आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया लुईस पास्चर, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोलॉजी भी हो गया। अब जीवाणु का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि जीवाणु आखिर होते क्या हैं। तो जीवाणु के बारे में बताया जाता है बाबू, जीवाणु के बारे में कि ये क्या होते हैं, तो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसके बने होते हैं बाबू, तो बताया जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ क्या बाबू, तो प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद क्या बताया जाता है बाबू कि ये भी क्या होते हैं, तो यूनिवर्सल होते हैं। ये भी यूनिवर्सल होते हैं, यानी सभी जगहों पे पाए जाते हैं। फिर क्या होता है बाबू, तो इसके बारे में और भी बातें बताई जाती है कि सर्वाइव इन एनी कंडीशन। सर्वाइव या लाइव
इन एनी कंडीशन, यानी किसी भी परिस्थिति में यह अपने आप को जीवित रखते हैं। कौन बाबू? जीवाणु। ठीक है। इसके बाद और भी बातें बताई जाती है बाबू। क्या? तो ये भी क्या होते हैं? तो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, यानी ये भी स्वभाव से क्या होते हैं बाबू? तो विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। ये हो गया। उसके बाद बाबू बताया जाता है कि जो जीवाणु होते हैं ये अलग अलग रिप्रोडक्शन की क्रिया को भी दर्शाते हैं। यानी बताया जाता है कि ये इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का जनन इसमें होता है। ठीक है बाबू। तो इस बैक्टीरिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया बाबू कि जीवाणु क्या होते हैं। तो जीवाणु भी क्या है बाबू? तो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो किसके बने होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। और भी बातें क्या बताई जाती है बाबू? तो ये भी क्या होते हैं? तो यूनिवर्सल होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं। लाइव इन एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह परिस्थिति विपरीत ही क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी जीवित और रह जाते हैं। उसके बाद बताया गया बाबू कि हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? तो स्वभाव से विषमपोषी होते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु का आकार। साइज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का क्या बाबू? आकार। ठीक है। ये देखेंगे हम लोग कि जीवाणु किस आकार के होते हैं, यानी जीवाणु का साइज कितना होता है, कितना लंबा कितना चौड़ा होता है। तो बाबू बताया जाता है कि एक मिनिमम जीवाणु का जो मिनिमम साइज होता है बाबू, यानी जीवाणु का व्यास जो होता है कितना होता है, तो इसके व्यास के बारे में बताया जाता है कि जीवाणु का डायमीटर कितना होता है बाबू? तो डायमीटर कितना होता है जीवाणु का? तो बताया जाता है बाबू 0.2 से कितना तक? तो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है। 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है बाबू? तो लेंथ कितना होता है जीवाणु का? अगर जीवाणु लंबा है तो उसका लेंथ कितना मिलेगा? तो लेंथ के बारे में बताया जाता है बाबू कि 3.0 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। जीवाणु की लंबाई जो है 3.0 से, ठीक है बाबू, 5.0 तक होती है। अगर जीवाणु गोलाकार है बाबू तो उसका व्यास बता दिए, जीवाणु अगर लंबा है तो उसका भी लंबाई बता दिया गया। ठीक है बाबू। अब बताया जाता है कि सबसे लंबा जीवाणु जो होता है बाबू कौन होता है? सबसे लंबा जीवाणु भी होता है जिसका नाम है बाबू, सबसे लंबा जीवाणु जो होता है वह है बाबू बेजियाटोआ। बेजियाटोआ। अब बेजियाटोआ जो जीवाणु होता है बाबू, यह सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़े आकार का जीवाणु है, सबसे बड़े आकार का जीवाणु है बेजियाटोआ। ठीक है बाबू। तो ये हो गया बेजियाटोआ जो बताया जाता है कि बिगेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है बाबू। बिगेस्ट बैक्टीरिया यानी सबसे बड़े आकार का जो जीवाणु है बाबू वह बेजियाटोआ है। ठीक है ना बाबू। तो अब ये हो गया साइज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु की आकृति। ठीक है बाबू। अब जीवाणु की आकृति के बारे में बताया जाता है क्या बाबू? तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की आकृति कितनी होती है बाबू? तो इसके बारे में क्या बताया जाता है? तो जीवाणु अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले बताया जाता है बाबू कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इनका बाबू तो शेप, तो जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, कैसे जीवाणु? गोलाकार जीवाणु। गोलाकार जीवाणुओं को क्या कहा जाता है बाबू? तो गोलाकार जीवाणुओं के बारे में बताया जाता है बाबू कि इसको कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोलाकार जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात ये जो गोलाकार जीवाणु है स्फेरिकल इन शेप, तो गोलाकार जीवाणु को हम लोग क्या कहेंगे? कोकस कहेंगे। अब ये जो कोकस जीवाणु जो होते हैं बाबू अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर गोलाकार जीवाणु एक अकेले रूप में हो तो इसको क्या कहते हैं बाबू? तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोकोकस। गोलाकार जीवाणु जब अकेले होता है तो उसको मोनोकोकस कहते हैं। जब यही गोलाकार जीवाणु, दो गोलाकार जीवाणु एक साथ होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। यही गोलाकार जीवाणु जो है बाबू अगर एक लंबे धागेनुमा या लंबे छड़ के रूप में मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे बाबू? या इसके पर ये देख लीजिए कि अगर ये गोलाकार जीवाणु, तीन गोलाकार जीवाणु एक जैसे हो यानी एक साथ उपस्थित हो तो इसको टेट्राकोकस कहेंगे। टेट्राकोकस, ट्राइकोकस होगा, सॉरी ट्राइकोकस। ट्राइकोकस। अगर ये चार जीवाणु एक साथ हो बाबू तो इसको कहेंगे टेट्राकोकस। ठीक है बाबू। इसके बाद क्या बताया जाता है कि ये जीवाणु अगर गोलाकार जीवाणु है, ये इस रूप में व्यवस्थित हो, छड़ के रूप में व्यवस्थित हो, तो उसको क्या कहेंगे बाबू? तो इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अगर यही गोलाकार जीवाणु एक समूह के रूप में व्यवस्थित हो, किस रूप में बाबू? तो समूह के रूप में व्यवस्थित हो, ऐसे करके एक गुच्छे के रूप में, एक समूह के रूप में, एक झुंड के रूप में मौजूद हो, तो इस प्रकार के जीवाणु को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। ठीक है बाबू। तो ये जीवाणु का जो गोलाकार जीवाणु है उनका स्वरूप हो गया कि गोलाकार जीवाणु अगर अकेले होगा तो उसको मोनोकोकस कहेंगे, या दो गो होगा तो डिप्लोकोकस कहेंगे, तीन गो होगा तो ट्राइकोकस कहेंगे, चार गोलाकार जीवाणु एक साथ रहेंगे तो उसको टेट्राकोकस कहेंगे। अगर जीवाणु छड़ के रूप में, गोलाकार जीवाणु छड़ के रूप में व्यवस्थित हो तो उसको स्टेप्टोकोकस कहेंगे, और वहीं गोलाकार जीवाणु जब एक ग्रुप के रूप में स्थित हो तो उसको स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। तो ये हो गया बाबू कोकस, यानी स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार जीवाणु जो को हम लोग कोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू। अब बताया जाता है रॉड इन शेप। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको। अब बताया जाता है बाबू कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो जीवाणु बाबू रॉड शेप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैसिलस। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैटिक्स होता है। ठीक है बाबू। तो बैसिलस जो जीवाणु होता है वह रॉड शेप का होता है। रॉड शेप कैसा होता है? तो बिल्कुल इस शेप का होगा बाबू।
ये हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके बाद क्या बताया जाता है बाबू, तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया इसको हम बता दिए कि बैसिलस कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप पे होते हैं। कॉमा शेप क्या बताया जाता है बाबू, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो बिल्कुल कॉमा के आकार के होते हैं बाबू। कॉमा के आकार के मतलब का, तो ऐसे करके होंगे, ठीक है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जिनको क्या कहा जाता है बाबू, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको विब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो विब्रियो कहा जाता है। विब्रियो, VIBRIO, विब्रियो के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बाबू जो किस रूप में पाए जाते हैं, तो स्पायरिकल इन शेप। सर्प के आकार के जो जीवाणु होते हैं बाबू, अर्थात कैसे होते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं। सर्प के आकार के जो जीवाणु होते हैं बाबू उनको स्पाइरिलम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया बाबू जीवाणुओं का स्वरूप, यानी शेप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बताए हम कि गोलाकार जीवाणु भी हो सकते हैं, छड़ के आकार के जीवाणु भी हो सकते हैं, कॉमा के आकार के जीवाणु भी हो सकते हैं, और स्पायरिकल शेप यानी सर्प के आकार के जीवाणु भी हो सकते हैं। तो ये हो गया शेप ऑफ बैक्टीरिया। बाबू आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी जीवाणु की संरचना कैसी होती है। तो बाबू ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी भला हो सके, यानी उनको भी ये सभी जानकारियाँ मिल सके। क्योंकि ये जो बैक्टीरियोलॉजी हम बता रहे हैं बाबू, ये पूरा फुल डिस्क्रिप्शन चलेगा बैक्टीरियोलॉजी का, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड एक भी टॉपिक, एक भी वर्ड नहीं छोड़ा जाएगा इस वीडियो में, ठीक है बाबू। तो आने वाले हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर, कमेंट, लाइक भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।